हेलो मेरे सीएमए फाउंडेशन के बच्चों, कैसे हो। ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये किसके लिए? ये सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए है। आपका जो सीएमए फाउंडेशन में जो पेपर है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ हाँ वही अकाउंट जिसको आप बोलते हो, उसका हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। यस, प्रीवियस ईयर मैंने 4 टर्म का क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले जब वीडियो के लिस्ट अब जैसे चालू होगा तो पहले मैंने जून 23 का सॉल्व किया, फिर दिसंबर 23, फिर जून 24 और जो लास्ट गया दिसंबर 24। ये चारों का पेपर में जितना एमसीक्यू सारा मैंने सॉल्व कर दिया। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो अगर आप पेपर सॉल्व करके जाओगे तो आप देखोगे कि आपको कम से कम समझो 80% पेपर कॉमन मिल जाता है। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन से मिल जाता है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ठीक लगा, नहीं लगा, क्या लगा। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हो तो ये भी मेरे को बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है। आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, शुरू करते हैं। पहले कौन सा आएगा? जून 23, उसके बाद दिसंबर 23, उसके बाद जून 24, उसके बाद दिसंबर 24। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो इसका लिंक मैं 2 जगह डाल रहा हूं वीडियो में। एक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देखना चाहते तो आप अपना जो पहला कमेंट है, जो पिन किया हुआ कमेंट है, उसमें मैं लिंक दे रहा हूं, उसको क्लिक करना और ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। जिसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के, तो आप क्या है दोबारा भी वापस रिपीट कर सकते हो। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो एंजॉय करो। शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पेपर है भैया जून का, सीएमए फाउंडेशन का जून का। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे, डिस्काउंट ऑन किस पे निकालते हैं? तो आपको याद होगा, आप लोग जब कैलकुलेशन करना सीखे थे तो डेटर का फिगर लेते हैं, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट माइनस करते हैं, उसके ऊपर परसेंटेज निकालते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बैड एंड डाउटफुल डेटर पे निकालते हैं? नहीं। इंसॉल्वेंट डेटर पे निकालते हैं? पागल है क्या? टोटल डेटर आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट? यस सर। तो 1 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट एक इनटेंजिबल एसेट है। एसेट मतलब रियल अकाउंट, तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट है ये मेरा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? टेंजिबल रियल? नहीं। पर्सनल अकाउंट है? नहीं। इनटेंजिबल रियल? यस सर। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ बच्चे, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा होगा, और जितना मैं कराने वाला हूं उतना सारा अगर कर लोगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा सर। एग्जाम में सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन कॉमन मिला के आएंगे सर। नेक्स्ट, अर्जुन परचेज गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश। ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 25,000 का माल खरीदा है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट 2500 रुपए हटा दो, तो सही मायने में हमने जो परचेज किया है वह 22,500 का। एंड 5% क्या बोल रहा है? 5% थोड़ा छोटा कर देते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है ठीक है, कैश डिस्काउंट है 5%, तो ठीक है, वो तो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, आगे बोलता है परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाई। परचेज तो हुआ है 22,500 का, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। कैश डिस्काउंट मत माइनस करना, कैश डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो पेमेंट का फिगर निकलेगा। नेक्स्ट, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज एसेट इन टर्नओवर। रेसिडुअल वैल्यू क्यों निकालते भैया? रेसिडुअल वैल्यू निकालते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने के लिए, टोटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। याद करो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू करके जो आता था उसको हमने बोला था ये डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है, राइट? तो ये किस लिए आता है? ऑप्शन नंबर डी, टोटल डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू निकालने के लिए? नहीं। मार्केट वैल्यू? नहीं। सेल वैल्यू? नहीं। तो किसके लिए? टोटल डेप्रिसिएशन। गुड्स परचेज फ्रॉम ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो परचेज था तो ये मेरा एक्सपेंस था, ठीक है ना। गुड्स परचेज फ्रॉम ए, मैंने परचेज किया था इसे, तो मेरा एक्सपेंस है। रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, ए भैया कहां डाल दिया हम लोग? सेल्स रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न का भी तो डेबिट बैलेंस होता है, तो एक्सपेंस के जगह मैंने तो एक्सपेंस ही लिखा है। अच्छा ओके, एक्सपेंस के जगह बेसिकली एक्सपेंस ही लिखा है, अकाउंट गलत यूज किया मैंने, किंतु प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? रेक्टिफिकेशन होने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये सेल्स बुक बोलता तो फर्क पड़ जाता, तब ऑप्शन में बोलता बी। ये सेल्स रिटर्न बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का भी डेबिट होता है।
तो एक्सपेंस के बदले आपने एक्सपेंस, बस नाम गलत लिखा है, तो प्रॉफिट पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो ऑप्शन होना चाहिए सी। मेरे नोट्स में शायद ये मैंने बी लिखवाया था, ये सी होगा, मैं दिखा देता हूं। मैं यहां पर आंसर भी दे दिया आपके लिए, देखो ना, ठीक है, ये बी लिखा है, सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, और क्या बोल रहा है देखो, कहां गया रे, 5 नंबर सी होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीआरएस। बीआरएस बनाने के लिए क्या नहीं चाहिए? अच्छा, क्या चाहिए बीआरएस बनाने के लिए? एक चाहिए बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और एक पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं चाहिए। बीआरएस बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट नहीं चाहिए सर। अच्छा, हाउस बिल्डिंग एडवांस 20 लाख पेड टू एम्प्लॉय, इट इज। अरे बिल्डिंग के लिए पैसा दिया, बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? एसेट है भाई। अरे ऐसे सोचो ना, एडवांस दिया ना, टाइम से पहले पैसा दे दिया, बिल्डिंग के लिए दिया हो चाहे किसी के लिए भी दिया हो, एडवांस दिया ना मैंने, टाइम से पहले दे दिया, दिस मनी इज रिसीवेबल, एसेट, ये मेरे लिए एसेट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मत बोलना बिल्डिंग देख के, क्योंकि किसको दिया हम? एम्प्लॉय को दिए, तो एम्प्लॉय को एडवांस दिया है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड while ascertaining debtor balance at the end of the period against। बोला जब डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हो तो क्या एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है? बैड डेट जरूरत है एडजस्ट करना? हाँ जरूरत है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट जरूरत नहीं है, कैश डिस्काउंट माइनस करके आता है, रिटर्न नोट माइनस करके आता है, तो क्या एडजस्ट करने का जरूरत नहीं होता है? ट्रेड डिस्काउंट। डेटर से ट्रेड डिस्काउंट का भी एडजस्ट नहीं होता। फिक्स एसेट एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज एज पर विच कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो एसेट को फिक्स एसेट और करंट एसेट में तोड़ता है, लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में तोड़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ मशीन इज परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर 14 लाख, ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कैरेज एंड इंस्टॉलेशन 6 लाख, तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 14 लाख प्लस 6 लाख यानी 20 लाख का मशीन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्शन 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट ईयर। स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कुछ नहीं दिया। अच्छा ये सब तो लगाना ही नहीं है क्योंकि रेट दे दिया है, तो डायरेक्टली 20% लगाओ ना। और सुनो ना, एसेट खरीदा कब था? 1 जुलाई, ईयर एंड है मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीना यूज किया तो 9 महीना का डेप्रिसिएशन निकलेगा। हाँ 9 महीना यूज किया है, भले स्ट्रेट लाइन है पर पहला साल 9 महीना यूज हुआ ना, तो 20 लाख इंटू 20%, ये एक साल का डेप्रिसिएशन, 9 मंथ्स का इंटू 9/12, ये होना चाहिए 3 लाख। ऑप्शन नंबर बी 3 लाख। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? कंपैरेटिवली इज वन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हम सुने नहीं ऐसा कोई नाम कभी। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नहीं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, नॉन मॉनिटरी तो रिकॉर्ड ही नहीं होता ना। जॉइंट वेंचर फॉलोज गोइंग कंसर्न, नहीं, जॉइंट वेंचर में तो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता, टर्मिनेबल नेचर का बिजनेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यस ये ट्रू है, ये बोला था, कौन सा ट्रू है? ऑप्शन डी ट्रू है क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट, बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट रिकवरी कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये तो बहुत बार कर लिया होगा तुम लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? अच्छा मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं सब बताने का, अगर आपके मन में कोई और डाउट रह जाए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर is a error of principle? Error of principle मतलब when accounting is done in contravention to accounting principle, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू लिख दिया, रेवेन्यू को कैपिटल लिख दिया, तो वो सही रहेगा। तो मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पढ़ो। 5,000 पेड टू एम्प्लॉय ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट, तो प्लांट में डेबिट होना चाहिए, डेबिटेड टू वेजेस, तो एसेट की जगह तुमने एक्सपेंस लिख दिया, तो ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, तो ये प्रिंसिपल एरर है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर तुमने रिकॉर्ड नहीं किया तो एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, गलत, मुझे करेक्ट बताना है। चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल इज अ कंपेंसेटिंग एरर, नहीं रे भाई गलत बोल रहे हो, रेवेन्यू और कैपिटल में अलग, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये तो।
राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा इज अ एरर ऑफ कमीशन। हाँ ट्रू ट्रू, डेबिट का माल क्रेडिट में, क्रेडिट का माल डेबिट में लिखेगा तो एरर ऑफ कमीशन है, सही है। तो 14 का होना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट 15, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अक्रूड मींस पे कर दिया किंतु अक्रू नहीं हुआ था, मतलब टाइम से पहले दे दिया, तो ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है। ऑप्शन नंबर सी प्रीपेड। बोलो पहला 15 क्वेश्चन झपाझप हो गया। एग्जाम में भी तुम लोग को इतना टाइम देता है, मेरे इतना टाइम लगने का नहीं, फटाफट हो जाता है। नेक्स्ट 16, X sent out goods to Y costing 1,50,000, गुड्स का कॉस्ट है 150, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25 ऑन सेल प्राइस। कॉस्ट प्लस 25 ऑफ सेल प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस 25। तो कॉस्ट प्लस 25 मतलब सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट 25 है कॉस्ट के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 125। तो इसका अगर सेल प्राइस निकालो तो कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कीजिए, ये कॉस्टिंग था, सेल प्राइस पता करना है तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब सेल प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे ही दिया था तो लग रहा था निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या मांगा है अभी तक। बोलता है द कंसाइनर आस्क्ड कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। तो टोटल सेल वैल्यू अगर 187,500 है तो इसका 60% एडवांस होगा, तो इसका 60% करते हैं तो आएगा 112,500। अमाउंट ऑफ एडवांस कितना है? ऑप्शन नंबर डी 1,12,500, 1,12,500। चलो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट ओपनड इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, हाँ। गुड सेंड बनता है, हाँ। कंसाइनी बनता है, हाँ। क्या नहीं बनता? कमीशन। कमीशन तो कंसाइनी के बुक्स में बनता है। बोला कंसाइनी के बुक्स में नहीं बनता, कमीशन नहीं बनता, वो तो कंसाइनी के बुक्स में बनता है। ओके 18, फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड टू। द क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कंसाइनमेंट स्टॉक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, बोलता है ए फॉर ज्वाइंट वेंचर विद बी, ए और बी ज्वाइंट वेंचर में, ठीक है। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,20,000, अगर ज्वाइंट वेंचर है तो मैं बोल रहा हूं परचेज हो गया 2,20,000 का, ठीक है। बी सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स, सेल कर दिया 2,80,000 में, 80% माल बेच दिया, 20% क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए। बैलेंस ऑफ द गुड्स वर टेकन ओवर बाय बी, तो बी ले गया तो क्लोजिंग स्टॉक बी ले रहा है, कॉस्ट प्लस 10%। अच्छा सुनना, जो मेरा माल था वो तो 220 का था, 20% माल बचा था 44 का, इसका बोल रहा है 10% ऊपर लेके जा रहा है, तो 220 का 20% माल बचा मतलब 44, इसको 10% ज्यादा वैल्यू करो तो 48,400 आ रहा है। बोला प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट निकालो ना, कौन मना किया, सब अगर लिख दिया तो डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट है 48,400 प्लस 2,80,000 माइनस इधर में 2,20,000, 1,08,400 का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब आप लोग का एमसीक्यू एकदम फटाफट होना चाहिए, मतलब देखते ही आंसर में कूद पड़ना है, ऐसा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, इफ बिल इज ड्रॉन ऑन 3rd जुलाई 2022 फॉर 40 डेज पेमेंट, 40 दिन ऐड करना है भाई साहब, 40 दिन आगे जाना है, मैं जुलाई में खड़ा हूं, जुलाई में होता है 31 डेज, लीव द फर्स्ट 3 दिन माइनस करो, 28 डेज गया, 12 दिन बचा, जुलाई के बाद आएगा अगस्त, 40 डेज ऐड किया तो 12 अगस्त, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया तो 15 अगस्त, बट 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलीडे है, तो इसको एक दिन से प्रीपोन, एक दिन पीछे आ जाओगे तो 14 अगस्त आंसर हो जाएगा, 14th अगस्त। डेल क्रेडिटर कमीशन इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज जनरली पेएबल, किस लिए देते हैं? बैड डेट को बियर करने के लिए। किंतु भैया पूछा ये सब थोड़ी ना है, पूछा किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर है टोटल सेल, सारे सेल पे निकालते हैं, कमीशन तो टोटल सेल पे निकलेगा। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल, मैंने भी कोई बिल एंडोर किया था, डिसऑनर हो गया, ठीक है। विच वन आउट ऑफ दिस अकाउंट विल बी डेबिट बाई ड्रॉ। अच्छा हम ड्रॉर है तो एंडोर्स बिल डिसऑनर का एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है ना। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? अच्छा डेटर मेरा ड्रॉर है ना, ड्रॉर ही तो डेटर होता है, तो ड्रॉर अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट होता है, मुझे पता है। कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो यही तो पूछा था, देख लो तो मैं क्या बोल रहा हूं। ड्रॉर किसको डेबिट करेगा, ड्रॉई अकाउंट को या डेटर अकाउंट? ड्रॉर लिख दिया था मैं, ड्रॉई अकाउंट या डेटर अकाउंट, तो ड्रॉई, ऑप्शन नंबर बी। आप नहीं समझे, अरे भाई एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री डेटर टू क्रेडिटर होता है ना,
तो मेरा डेटर कौन है? मेरा ड्रॉई, मैं वही तो बोल रहा हूं, ड्रॉई। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा, मैं वही बोल रहा हूं, ड्रॉई। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year बाय फॉलोइंग विच कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट लॉस ये बैलेंस शीट पीरियड किन में बनाते हैं? एज पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या दिखाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश रिसीव्ड और कैश का पेमेंट दिखाते हैं, भले वो कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू, फर्क नहीं पड़ता। तो लग रहा है मेरे को डी लग रहा है, बोथ द आइटम्स ऑफ कैपिटल रेवेन्यू विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट। रिसीव्ड और पेड दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन में यही दिया है तो यही लिखते हैं, डी। सिर्फ कैपिटल से रेवेन्यू तो नहीं होगा ना, कैपिटल रेवेन्यू दोनों होगा, ठीक है। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग दिस कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग बेसिस हो गया। इफ द प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट कैपिटल 5000 इज 89। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 89। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दूं तो 84,000 प्रॉफिट बिफोर कमीशन बन जाएगा, और कमीशन है 5% आफ्टर चार्जिंग बेसिस, तो 84 का 5/105 यानी 4,000 रुपए का कमीशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। 89,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया हुआ था, तो माइनस कर दो, तो जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, और प्रॉफिट बिफोर कमीशन में आफ्टर चार्जिंग में 5/105। सर बिफोर चार्जिंग बोलता तो 5/100 हो जाता। ये सब कराया भाई डिटेल में फाइनल अकाउंट्स में, तुम लोग जो लोग क्लास किया है मेरे से। सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आर, देख जो लोग मेरे से क्लास किया अभी तक जितना भी किया सारा चीज हम लोग क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एक पॉइंट नहीं जो डिस्कस नहीं हुआ है। सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आर 240, 36, 45 respectively. If the rate of gross profit on cost of goods sold is 25, CP, SP, profit 25 है on cost, selling price 125, बोला परचेज कितना है, तो मैं बोलता हूं सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। सेल्स दे दिया, सेल्स क्रेडिट साइड में आता है 240, ओपनिंग स्टॉक 36 दिया हुआ है 36,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,000। बोल रहा परचेज कितना होगा, जीपी पहले निकाल लो। सेल का फिगर अगर 240 है, सेल को सेल से डिवाइड करो, प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, मतलब 48,000। तो परचेज का फिगर बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। परचेज का फिगर बैलेंसिंग फिगर 240 प्लस 45 माइनस 36 माइनस 48, 2,01,000। ऑप्शन नंबर सी। तुम फॉर्मूला से भी निकाल सकता है, सब सीओजीएस का फॉर्मूला लगा के, अकाउंट बना के भी निकाल सकता है, जैसे इच्छा वैसे निकालो, आंसर आने से मतलब है। 27 जरा ध्यान से पढ़ो, यहां ब्लफ कर रहा आप लोग को, पहले निकालना के वो पढ़ देते हैं। व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इन बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग कितना सब्सक्रिप्शन देना बाकी है, ठीक है। बोल रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो रिसीव्ड कितने रुपए का दे रखा है, रिसीव्ड 50,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पूछा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये इस साल मिल गया होगा 6,000, पर ये इस साल के लिए नहीं मिला है, तो इस साल का कितना मिल गया, 44 मिल गया हमको। टोटल 50,000 मिला, जिसमें से 6,000 तो इस साल का मिला है, तो 6,000 पिछले साल का मिला है, यानी 44 तो इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला है। इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन 52, टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का 52 है, जिसमें से 44 मिल गया, तो कितना नहीं मिला, 8,000 नहीं मिला इस साल का, तो 8,000 आउटस्टैंडिंग है। अरे इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 52,000 है, और टोटल 50 में 6,000 इस साल का नहीं मिला है, तो बाकी इस साल के लिए कितना मिला, 44, तो 52 में से 44 इस साल का मिल गया, तो इस साल का कितना नहीं मिला, 8,000, वही आपका अक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अच्छा क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम, इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज समराइज कैश बुक, तो कैश बुक से आता होगा, कैश बुक। ऑप्शन नंबर बी, कैश बुक।
द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो माल बनाया है, फिनिश गुड्स बनाया, उसका कॉस्ट निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ऑप्शन बी 29 बी। ठीक है भैया, 50 में से 29 तो हो गया और 20 मिनट में हो गया अभी तक। गुड, आगे। एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच अ सेपरेट फंड अकाउंट इज अवेलेबल विल बी, जैसे प्राइस फंड है तो प्राइस अवार्ड क्या करते हो? प्राइस अवार्डेड प्राइस फंड से माइनस होता है, मतलब प्राइस फंड में डेबिट कर देते हैं जाके। तो आंसर सी होना चाहिए, डेबिटेड टू सेपरेट फंड। फंड अकाउंट में डेबिट हो जाता है मतलब माइनस हो जाता है। नेक्स्ट, जो लोग एनपीओ कर रखा है, याद करो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मैंने सिखा रखा, पूरा डिटेल में सिखाया था, याद है? देखो आज काम आ रहा है ना। कुछ बच्चा लोग उस वक्त हमको बोला था भैया आप क्यों सिखाते हैं, देखिए इसीलिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन जानने के लिए, एक लाइन जानने के लिए वो 1.5 घंटे का डिस्कशन जरूरी था। नेक्स्ट 31, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज एडवांस सब्सक्रिप्शन 6000। अच्छा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ अलग से 6000, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 44,500। अच्छा, अलग से दे दिया है कि इस साल के लिए कितना सब्सक्रिप्शन मिला है 44,500, इसके अंदर एडवांस सब्सक्रिप्शन घुसा हुआ नहीं है, करंट ईयर बोला, करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 इस साल का है। हाउ मच सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इस साल के लिए मिला 44,500 है, इस साल का आउटस्टैंडिंग 45,500 है, तो टोटल होगा 49, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 49,000। समझ रहा है? लॉजिकली सोचो, रट के आया होगा तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, एनपीओ डिटेल में देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल में दिया हुआ भी है एनपीओ का, अगर आप लोग क्लास अगर मेरे से नहीं कर रखे, करके रखे तो आपको पता है ये सब चीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इनमें से सही है? बोलता है ट्रू, ट्रू। फिक्स एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करंट एसेट होता है, पागल कहीं का। डिस्काउंट ऑन बिल इज अ लॉस फॉर ड्रॉवर, हाँ ड्रॉवर के लिए तो लॉस है। गेन फॉर ड्रॉई, नहीं नहीं, डिस्काउंट ऑन बिल से ड्रॉई का क्या लेना देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर्स अ पीरियड एंड नॉट द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर, हाँ ट्रू। प्रॉफिट एंड लॉस में उस पीरियड का रिजल्ट निकलता है, उस दिन का नहीं, उस साल का। ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रू बोला था। 32 का सी। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन इतना फेवरेट है ना, हर बार देता है ये वाला, पता नहीं क्यों। Which one of the following is not prepared by non-profit organization? Non-profit organization क्या बनाता है? Receipts and payments, income and expenditure, balance sheet, बस। पहला ऑप्शन है पीएल ना, नॉट प्रिपेयर्ड, तो पीएल नहीं बनाता, वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। नेक्स्ट, when no separate set of books are maintained but each co-venturer keeps records of all transaction, then goods are purchased by co-venturer for the venture, the account debited। अरे परचेज करेगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश जाएगा, तो भैया जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, तो वही बोला डेबिट किस में होगा? जॉइंट वेंचर में होगा। भैया जॉइंट वेंचर खर्चा है तो जॉइंट वेंचर डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। अब देखो कॉस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राइम कॉस्ट में बी करेक्टली टर्म्ड एज, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इट इज द समेशन ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट। बोलता है पहला ऑप्शन, द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विथ ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडेड, नहीं नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है। द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट, हाँ हाँ सारा डायरेक्ट आएगा, सारा डायरेक्ट। ऑप्शन बी सही लग रहा है, देखो बी। बाकी ऑप्शंस में पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि बेकार पढ़ के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, जो है जब सही ऑप्शन ही पता चल गया तो बाकी पढ़ना ही क्यों है? फिर एग्जाम का तरीका बता रहा हूं सर, टेक्निक है ये, सही ऑप्शन मिल जाए तो बाकी देखने का जरूरत ही क्या है भैया? ऑल ऑफ दिस देखने के लिए, हाँ ठीक है वो देखा जाएगा, वो दिख जाता है। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ ऑप्शन नंबर डी फैक्ट्री कॉस्ट। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द करंट मार्केट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एसेट और अ मटेरियल, ट्रू। कॉस्ट अकाउंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ट्रू। बैड डेट हाँ कस्टमर पैसा मार के भाग गया। लीगल चार्जेस, ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स, अच्छा, आर कंसिडर्ड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ना 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 ना,
ना 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 ना, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होता मुन्ना, ये तो फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, ये तो कॉस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं होता। इंप्यूटेड कॉस्ट और हाइपोथेटिकल कॉस्ट, हाँ इंप्यूटेड मतलब नोशनल कॉस्ट, हाइपोथेटिकल कॉस्ट ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नॉट ट्रू। 39 विच वन इज फॉल्स, इनमें से कौन सा झूठ है? अच्छा ध्यान देना, फॉल्स बोला, ट्रू नहीं बोला, फॉल्स। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, फॉल्स, यही पहला ऑप्शन ही है, फॉल्स है, क्योंकि जैसे आउटपुट बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। Which costing method is used by spare part manufacturing company? स्पेयर पार्ट के लिए तो बैच कॉस्टिंग बेस्ट है, बैच कॉस्टिंग। अच्छा बोले तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कौन सा अच्छा है? प्रोसेस कॉस्टिंग। ये फार्मास्यूटिकल इसलिए पूछा क्योंकि काफी कॉमन है, पूछता है कई बार। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सा अच्छा है? जॉब कॉस्टिंग, ये सब ज्यादा पूछता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तुम लोग का इंस्टीट्यूट का बुक में वो लिस्ट दिया हुआ है, कौन सा इंडस्ट्री के लिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड अच्छा है, वो रट लेना, उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है हर बार, एक तो देगा ही। Cost of rectification of defective articles are treated as production overhead। अगर आपका कोई डिफेक्टिव आर्टिकल उसको ठीक करके वापस बेचेंगे, ठीक करने में खर्चा लगेगा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है, याद रखना ये बात, प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। अच्छा, वेजेस फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम आर चार्ज टू, कोई भी एबनॉर्मल खर्चा कहां जाता है? पीएल, तो यहां बोलेंगे कॉस्टिंग पीएल, बचपन से पढ़ा होगा ना। देखो टेक्निकली ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था एग्जाम में, फाउंडेशन लेवल, क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेबर चैप्टर है नहीं सिलेबस में, अब लेबर है नहीं तो ये क्यों पूछ रहे? पर पूछ लिया तो क्या ही कर लेंगे आप, एग्जाम में जाके लड़के अपना उस पेपर दोगे कि लड़के अपने एग्जाम को खराब करोगे? दे दिया तो ऐसे कॉमन सेंस लगाना, एबनॉर्मल कहां जाता है? बचपन से पीएल में डाला है तो यहां कॉस्टिंग पीएल में डाल देना। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपेंस, इट इज नोन एज। ये जो क्लासिफिकेशन तुमने किया ये किस बेसिस में किया? मटेरियल, एम्प्लॉय वगैरह, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। ये फंक्शन वाइज कौन सा होता है? अरे वो एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये जो होता है ना फंक्शन वाइज है। ये बिहेवियर वाइज फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से भैया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट लेबर है? डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होगा। देखते हैं, असेंबली वर्कर इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, असेंबली वर्कर, अरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन में माल डाल रहा है वही हो गया असेंबली। अच्छा वो तो डायरेक्ट हो गया भैया। स्टोर्स असिस्टेंट इन फैक्ट्री, स्टोर का असिस्टेंट है, वर्कर नहीं है, असिस्टेंट है, हेल्प करता है, तो इनडायरेक्ट लेबर है, ऑप्शन बी। कैश 16 इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मेरा और एक एडवाइस, ये लोग हर बार ये जो 50 क्वेश्चन देता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पूछता है, तो आपके इंस्टीट्यूट के बुक में सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम दिया हुआ है, वो याद करके चले जाना, एक नंबर श्योर हो जाएगा। एक पेज याद करने से एक नंबर श्योर होगा तो कौन याद नहीं करेगा? सब कोई करेगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल बोलता है 232 का है, अच्छा, और बोलता है डायरेक्ट वेजेस 2,05,000, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेज टू फैक्ट्री ओवरहेड इज 5:3, अच्छा बोला फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा? ये तो प्राइम कॉस्ट है, इसके साथ अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूं तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, समझो ना, अगर डायरेक्ट वेज 2,05,000 है तो बताओ ना फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा 2,05,000 इज 5, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कर दो, 2,05,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 1,23,000 फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। समझ रहा है? तो मैं बोल रहा हूं 1,23,000 फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो इसमें, 2,05,000 और 232, 560 आ रहा है, 5,60,000 फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है, तो 560 होगा। क्या हुआ? क्या दिक्कत है बता? आधा घंटा में 46 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 4 क्वेश्चन और है, सोचो। हाँ तुम लोग भी 1 घंटा का पेपर आराम से 30-40 मिनट्स में फिनिश कर सकता है, फिर रिवीजन भी कर लेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल व्हेन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 26,500, क्लोजिंग स्टॉक इतना और ओपनिंग अच्छा है।
रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला याद होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 26,500, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,000, परचेज निकालना ये तो दिया नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दिया 4,500। तो मैं परचेज अगर निकालने जाऊंगा अब तो 26,500 प्लस 4,500 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 3,000, तो जुड़ जुड़ के कितना हो रहा है देखें तो 26,500 प्लस 45 माइनस 3,000, 28,000 आंसर आ रहा है। ए तो नहीं है, बी नहीं है, सी है आंसर, सी 47 का ऑप्शन सी आएगा। देख लो 47 का ऑप्शन सी है, सी 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 सी। हो गया। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड गिफ्ट। सैंपल गिफ्ट किसके लिए देते हैं? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट किस नेचर का खर्चा है? सेलिंग, माल सेल करने के लिए सेलिंग ओवरहेड है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 48 हो गया। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट में फाइनेंशियल आइटम्स नहीं आते, बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल आइटम ही नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, डोनेशन नहीं आएगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट कॉस्ट? तो ये बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है। संक कॉस्ट, ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, क्लास में समझाया हुआ है। संक कॉस्ट मतलब जो खर्चा हो गया, जो खर्चा कर ही दिए तो फिर डिसीजन लेने के लिए उस खर्चे का कोई यूज ही नहीं है, करने से पहले सोचना पड़ता है। खत्म खत्म खत्म। तो भैया हम लोग ये कौन सा वाला पेपर सॉल्व किया अभी? देख लो भाई साहब, फिर से जो लोग भूल गए हैं, ये हमने पेपर सॉल्व कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। कहां गए? बहुत सारा है, 50 क्वेश्चन है भैया, आ गया। हमने जून 23 का ये पेपर सॉल्व कर लिया बच्चे। मैं आगे बता रहा हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च करो, जून के बाद दिसंबर 23 का भी पेपर रहेगा। इसके बाद मैं एकदम नया डाला हूं वीडियो, जिसके अंदर हमने पुराने 20 ईयर्स का क्वेश्चन डाल दिया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करके मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, वो पहले डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा, खोजोगे ना मिल जाएगा। सीमे फाउंडेशन मैराथन बोल के खोजना, तो उसमें मिल जाएगा तुमको, मैराथन बोल के खोजोगे तो। समझ गया मेरा बात? हाँ, मैराथन एक बार खोज के देखो, मजा आ जाएगा। तो ये सारा जितना कोई बच्चा अगर मान लिया अभी तक ठीक से क्लास किया भी नहीं है, वो जून का पेपर, दिसंबर का पेपर, मेरा लास्ट 20 ईयर्स वाला जो मैं सॉल्व करके दूंगा अभी वीडियो, वो वाला, और साथ में जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल वाला जो मैराथन बोल के जो दिया हुआ है, बूस्टर रिवीजन बोल के दिया हुआ है, देखना शायद बूस्टर रिवीजन, वो चेक कर लेना। वो मैं कोशिश करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो उसको और अकाउंट से 50 में 50 कॉमन मिलेगा, कुछ और नहीं बचेगा। ठीक है? और अच्छा हाँ, अगर आपको ये अभी तक का क्लास अच्छा लगा हो तो ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है? जितने भी सीएमए के दोस्त हैं ना, सबके साथ आप ये वीडियो पक्का शेयर करो, पक्का। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। भैया भैया ये क्वेश्चन नंबर 51 से क्यों चालू है? ओहो बच्चा लोग, तुम लोग का 50-50 क्वेश्चन आता है ना, 1 से 50 जो है ना वो लॉ का पेपर होता है, 51 से चालू होता है अकाउंट्स का, इसीलिए मैंने 51 से वहीं से उठा दिया। समझा? मैंने नंबर भी चेंज किया। पहला बोलता है गुड ब्रॉट फॉर 32, मैंने परचेज किया 32,000 का माल। ठीक है, परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, पास थ्रू सेल्स डे बुक, ओहो एक्सपेंस को सेल्स डे बुक में डाल दिया, मतलब इनकम बना दिया। विल रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या होगा? इनकम को अगर एक्सपेंस को अगर इनकम बना दिया, इनकम बढ़ गया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन, ये रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है, तो जर्नल प्रॉपर ऑप्शन नंबर ए। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ट्रीट करने का क्या बात होगा? इट इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट, हाँ कोई खर्चा करो और फिक्स एसेट बढ़ जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर है, ये सही लग रहा है ऑप्शन बी। ये बाकी ऑप्शन नहीं देखेंगे, अरे करेक्ट मिल गया तो बाकी देख के क्या टाइम वेस्ट करोगे, माथा खराब करोगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होगा, तो बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट वाला देखो, बोलता है
बुक वैल्यू ऑफ एसेट 145,800 आफ्टर चार्जिंग 3 years डिप्रिसिएशन। अच्छा, बुक वैल्यू आज का बोल रहा है 145,800 है, 3 साल के एंड में, 3rd ईयर के एंड में, ठीक है। डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस, तो 10% करके डिप्रिशिएट करते जाने से WDV 90% बेचता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, तो सुनो ना, 145,800 एक बार 90% किया तो 1 साल पीछे गए, फिर से 90% डिवाइड किया 1 साल और पीछे गए, फिर से 90% डिवाइड किया 1 साल और पीछे चले गए। तो करके देखो, ऑप्शन नंबर सी 2 लाख आ रहा है। समझ में आ गया? 10% डिप्रिसिएशन, WDV 90% है, कितने साल पीछे जाना है, 3 साल, तो 3 बार 90% से डिवाइड कर देंगे। शॉर्टकट चाहिए होता ना, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट, विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक ही तो है, पर्सनल अकाउंट का रूल है ये। डेबिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस, रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये कौन सा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होता है, ये रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का कौन सा स्टेप है? लेजर बनता है अकाउंटिंग साइकिल में, हाँ। एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस का होता है, हाँ होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, हाँ बनता है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ये 58 बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इंस्टीट्यूट के बुक में भी शायद ये क्वेश्चन है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन 890 है, फ्रेट एंड कार्टेज एसेट के कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज होगा, इंस्टॉलेशन एसेट के कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज हो जाएगा, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं, वो तो हर साल होगा, रिकरिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। यानी मेरा एसेट का कॉस्ट 890 प्लस 7 प्लस 30 तो 927 है। यूजफुल लाइफ 5 years, नो रेसिडुअल वैल्यू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड बोलो, फर्स्ट बोलो, फिफ्थ बोलो, कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन में हर साल का डिप्रिशिएशन सेम होता है। तो ओरिजिन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई लाइफ करने से आ रहा है आपका डिप्रिशिएशन 185,400, ऑप्शन नंबर सी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इंश्योरेंस चार्जेस नहीं लिए क्योंकि रिकरिंग, हर साल इंश्योरेंस करवाएंगे ना हम लोग। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2250 इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक अगर पे कर दिया मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, मतलब मान लो एक कैशबुक है, पासबुक है, तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैशबुक यहीं खड़ा है। इन बीआरएस स्टेटमेंट स्टार्टिंग पासबुक ओवरड्राफ्ट, अच्छा ये सिचुएशन था, पासबुक ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक से कैशबुक क्या करोगे? ऐड, किंतु ओडी है तो उल्टा कर देना, लेस, तो हमको लेस करना पड़ेगा 2250, लेस 2250, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, 2250 विल बी डिडक्टेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम 0 है। ज्वाइंट वेंचर का पूछ रहा, क्या करोगे? अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो हमने बोला ज्वाइंट वेंचर में उसमें रिकॉर्ड करना ही नहीं, ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो जाता है, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर बी है, नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। 61, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दिस गुड्स? ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मिला किसको? कंसाइनी को, कंसाइनमेंट चैप्टर का बात कर रहा है, तो कंसाइनी को तो गुड्स मिलने से वो कुछ एंट्री नहीं करता है, तो कौन सा अकाउंट में करता है? कोई एंट्री नहीं करता है। अरे कौन सा अकाउंट में? अरे कोई एंट्री नहीं करता है, बोलता रहूं। तो परचेज भी नहीं है, गुड्स अकाउंट भी नहीं है, कंसाइनर भी नहीं है, तो आंसर है नन ऑफ दिस, एंट्री होता ही नहीं है। अच्छा देखो नेक्स्ट, एक्स सेंट आउट गुड्स टू वाई, ठीक है, कॉस्टिंग 2,50,000, बहुत अच्छा, गुड्स का कॉस्ट है 2,50,000, गुड्स आर टू बी सोल्ड कॉस्ट प्लस 25, सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट 100 है, सेलिंग 125। तो इस गुड्स का सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करो, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, तो 250 यार 3,12,500 सेलिंग वैल्यू है इसका, गुड्स का। द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ सेल वैल्यू, बोलते सेल वैल्यू का 60% एडवांस का अमाउंट है, तो इसका 60% करो, तो एडवांस का अमाउंट है 187,500, अमाउंट ऑफ एडवांस कितना है? 187,500। ये 62 भी कॉमन है, ये क्वेश्चन तो जून में और दिसंबर में दोनों में आया था, बस फिगर थोड़ा सा डिफरेंट था शायद, वो याद नहीं है मेरे को, तो सेम क्वेश्चन आया, रिपीट होता है यार एमसीक्यू, सारा एमसीक्यू रिपीट होता है हमेशा। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, कौन से नेचर का जॉइंट वेंचर? नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस निकलता है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, ऑप्शन बी
अच्छा नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय ड्रॉई, ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, टू ड्रॉवर, ये एंट्री करेगा। तो बोल रहा क्रेडिट किसको करेगा, क्रेडिट ड्रॉवर को करेगा, तो ड्रॉवर ऑप्शन नंबर बी। देख लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा हुआ है, एंट्री याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बैड इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब बैड डेट रिकवरी है, एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी या बैड डेट रिकवर्ड। आर ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओवर लॉन्ग टर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, तो भैया हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म बोला भैया, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू। व्हेन ओपनिंग स्टॉक 50, क्लोजिंग स्टॉक 40, सेल्स 240 है एंड प्रॉफिट मार्जिन इज, थोड़ा छोटा करता हूं, 20% कॉस्ट, सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट बोला है, सेलिंग प्राइस 1, परचेज कितना है, तो बेटर है ट्रेडिंग बना लो। ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000, सेल्स दिया है 2,40,000, बोल रहा है परचेज कितना है, मैं बोला पहले जीपी निकालो ना, सेल 240 है, सेल को सेल प्राइस से डिवाइड करो, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, 40,000 ये निकल गया, तो परचेज का फिगर बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, 240 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 40, 190 बच रहा है, तो परचेज हो गया 1,90,000, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, जून दिसंबर दोनों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, समझ लो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ये लोग। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, वही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ, किसका एक्सप्रेशन, मतलब ये किसके वजह से होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो लोग मेरा बेसिक क्लास करके नहीं हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में देख लेना, मेरा बेसिक क्लास है, 3-4 तो बेसिक क्लास होगा, वो पढ़ लेना, उसमें पढ़ाया हुआ है प्रूव करके, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट भी टैली क्यों होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड इट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक एट लेटर डेट, पहले चेक मिला था किंतु बाद में जमा हुआ, जिस दिन चेक मिला था तो बाद में जमा हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी होगा, और बाद में जिस दिन जमा करेंगे हम बैंक में, उस दिन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन ऑन लेटर डेट, लेटर डेट को ये एंट्री होना चाहिए, डैश विल बी क्रिएटेड, तो आंसर है कैश अकाउंट विल बी क्रिएटेड, ऑप्शन बी। क्योंकि कोई चेक पहले मिला और बाद में बैंक में जमा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट यूज नहीं होता है, पहले कैश में यूज होता है, उसके बाद बैंक में जाता है, क्योंकि चेक पहले कैश बॉक्स में रखते हैं, याद कर लो, बोलो ठीक है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो ये मेरा एसेट है, और आउटस्टैंडिंग रेंट ये मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है, ऑफ अ क्लब विल बी शोन इन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो एक एसेट में जाएगा, एक लाइबिलिटी में जाएगा, ऑप्शन डी ठीक लग रहा है मेरे को। देखो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में और रेंट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक रिसीवेबल एक पेबल है, रिसीवेबल एसेट पेबल लाइबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलता है सैलरी पेड ड्यूरिंग देयर कितना होगा बताओ, ठीक है, सैलरी हैव बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3 लाख। अगर आपको याद हो इसमें क्या क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है ना वो ऐड करते थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, ओपनिंग प्री लेस करते हैं और क्लोजिंग प्री ऐड करते हैं, तब जाके पता चलता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कितना जाएगा। इट वॉज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 42, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 42, और एंड ऑफ द ईयर में 3 मंथ्स का था, है एंड ऑफ द ईयर मतलब 3 लाख जो दिया हुआ था, 1 साल का है ना, 1 साल का होता है 12 महीना, 12 महीना का इतना है सैलरी, तो 3 महीना का कितना होगा निकालो, 3 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 75,000 इज माई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बस, और तो कोई प्री रिसीव तो है नहीं, तो 3 लाख
प्लस 42,000 माइनस 75 करने से आता है 267 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हम लोग भयंकर भयंकर काम करके रखे, ये सब क्या है वो, बिस्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूजुअली रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एंडाउमेंट, हाँ। लेगेसी मिलता है, हाँ। लाइफ मेंबरशिप मिला है वहां पर चैप्टर में, हाँ। ट्रांसफर फीस नहीं, एंट्रेंस फीस, हाँ। बोलता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, होना चाहिए 1 2 3 5। किसमें 1 2 3 5? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 2 3 5। ये एनपीओ में मिलेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स क्या होगा? तो सोल प्रोप्राइटर केस में इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मेरे ख्याल से सी सही है, ट्रीटेड एज प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस। देख लो, लो बड़ा कर दिया इसको, देख लो, बड़ा बड़ा करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग एनपीएल? ट्रेडिंग पीएल में क्या आता है? ट्रेडिंग पीएल में सारा नॉमिनल अकाउंट आता है, सारा रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंस आता है। बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम, हाँ आता है। रेवेन्यू एज वेल कैपिटल नहीं, ये यही ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लो, लो 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 देख लो खुद से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, इनकम भी आता है, एक्सपेंडिचर भी आता है, इनकम भी आता है। या ये क्या था? अरे कुछ नहीं, थोड़ा समझती। फिर बोल रहा है देखो 75, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नंबर 2 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। कौन सा बेसिस प्रिपेयर होता है? ये तो हम पहले दिन ही पढ़ाते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा बेसिस बनता है? अक्रूवल बेसिस में बनता है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैश बेसिस में बनता है। अक्रूवल कैश, ऑप्शन नंबर डी ठीक लग रहा है। नंबर 1 अक्रूवल बनता है, नंबर 2 कैश बेसिस में बनता है। मजा आ गया भैया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, हाँ मजा तो आ गया। नेक्स्ट, व्हेन एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री दैट इज क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया 65 और परचेज क्रेडिट हो गया 65। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज, इसका मतलब परचेज को आपने क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट कर दिया। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अब ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक अब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और कहीं नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है इन लोग का, हर बार घुमा घुमा के पूछता है ये क्वेश्चन। पूरा लॉजिक क्या हुआ है? बहुत जन क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज नहीं करके ट्रेडिंग सीखा होगा, एंट्री, वो एक ही बात है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर स्टोर ऑन 31 मार्च। ईयर का एंड है 31 मार्च 2003। बैड डेट दिया ट्रायल बैलेंस में, बैड डेट का एंट्री को डेटर से लेस नहीं करना है। आप प्रोविजन अकाउंट में क्लोज करेंगे। डेटर 3 लाख का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस 18,000। इफ शेखर स्टोर मेक्स अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% डेटर, 3 लाख का 5%, 5 दिया 15,000 है क्लोजिंग प्रोविजन। द अमाउंट फॉर सच प्रोविजन चार्ज टू पीएल। अच्छा, पीएल में कितना जाएगा? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 18 दिया हुआ है, बैड डेट क्लोज करेंगे तो टू बैड डेट 15,500, क्लोजिंग बैलेंस टू बी मेंटेन, टू बैलेंस कैरेड डाउन, अभी तुम निकाला 15,000 था। पूछ रहा है पीएल में कितना जाएगा, तो ये बाई पीएल वाला फिगर पूछ रहा है। हमने प्रोविजन का काउंटिंग क्लास में बहुत डेप्थ में सीखा था, 1.5 घंटा लगा के सीखा था। 15,500 प्लस 15,000 माइनस 18,000, 12,500। ऑप्शन है, हाँ बी भैया, बी 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 बी, हाँ ठीक है बी यार, लो लो बी। देख लो प्रोविजन अकाउंट बनाओ, पीएल में कितना जाएगा पता चल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने का, अकाउंट्स कैसे सोचो। ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहा है अगले क्वेश्चन में, तो मेरे को समझ में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहे हो तो मुझे ट्रेडिंग बना लेना चाहिए। बोलता है परचेज 1520, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं पता, परचेज बोल रहा है 1520। वेजेस एंड सैलरीज 2,10,000 डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स 2160 क्रेडिट में जाता है, ओपनिंग स्टॉक 2,08,000 आ गया, क्लोजिंग स्टॉक 220, क्लोजिंग स्टॉक इधर जाएगा 220,
ऑडिट फीस नहीं, ये तो पीएल आइटम है, ग्रॉस प्रॉफिट में तो ट्रेडिंग है। तो बोलता है जीपी बताओ, सब तो हो गया, जीपी निकाल लो। 21,60,000 का सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000 माइनस 2,08,000 का ओपनिंग स्टॉक माइनस 1520 का परचेज माइनस 210 का वेजेस एंड सैलरीज 442। भैया सैलरीज है ना पीएल में जगह नहीं, वेजेस पहले बोला है ना, ये पढ़ा होगा रूल। ऑप्शन सी। क्या क्या दिक्कत है बता, साथ साथ लिख के कर लेना। आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट है, थोड़ा स्लो कर लो, पॉज कर लो। लग रहा है मैं स्लो जा रहा हूं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। वीडियो का मजा तो यही है। अब ये सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली बैठ के। अब इसमें अगर मैं बहुत टाइम लगाऊं, क्लास में तो हम तो बहुत टाइम लगाते ही हैं, तो लोग बोलता ही है कि भैया धीरे धीरे जाते, यहां भी टाइम लगाओ तो मजा नहीं आएगा ना आपको। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए एसेट है, एसेट है ना। तो भैया इसको रियल बोल दे, नहीं नहीं प्रीपेड है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है उस इंश्योरेंस कंपनी को जिसको मैंने एडवांस में पैसा दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है। अ ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस शोज एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे ये लाइन याद है, ऑप्शन नंबर डी। क्लास में भी लाइन बोल बोल के दिमाग खा गए थे आप लोग का, तो यही लाइन आता है बार बार। द पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर to whom the amount in the bill is made payable to is known as a, अच्छा, पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर। बिल्स के केस में जो ओरिजिनल क्रेडिटर है वो ड्रॉर बनता है, मतलब उसको छोड़ के किसी और आदमी को पेमेंट अगर जा रहा है तो वो कौन है? तो अल्टीमेटली जिसको पेमेंट जाता है उसको पेई बोलते हैं, पेई। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पेई। 81 का ऑप्शन बी होना चाहिए, पेई। बढ़िया क्वेश्चन, ब्लफ कर सकता है इस क्वेश्चन बच्चा लोग को, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है, रिटायरमेंट का मतलब है मैच्योरिटी के पहले पैसा दे देना, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। विच ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट ओपन इन बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट? अभी किया था थोड़ा देर, नहीं अभी नहीं, ये वाला क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है लग रहा है, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। अरे भाई कंसाइनर के बुक्स में क्या बनाते हो? कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बना लेते हो, कंसाइनी का अकाउंट बना लेते हो। तो बस कमीशन, यानी कमीशन मतलब कंसाइनी के बुक्स में। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर डे नहीं, पर्टिकुलर पीरियड। तो ऑप्शन ए, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कंसर्न फॉर अ पीरियड, एक पीरियड का बताता है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रिपेयर्ड बाई एनपीओ? एनपीओ क्या बनाता है? रिसिप्शन पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, तीन चीज बनाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है हाँ, रिसिप्ट पेमेंट्स हाँ, बैलेंस शीट हाँ, ऑल। तो 85 का ऑल हो जाना चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट? तो प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और कन्वर्जन कॉस्ट में आता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो कॉमन क्या पूछ रहा है? तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस कॉमन होता है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, इनडायरेक्ट लेबर नहीं, डायरेक्ट लेबर हाँ, ऑल तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट लेबर सही ऑप्शन। नेक्स्ट, इन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, फंक्शन के हिसाब से वही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या चीज है? डिसीजन मेकिंग, राइट? ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन सी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। विच वन इज फॉल्स? इनमें से कौन सा झूठ है? बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन आउटपुट, फॉल्स। अरे आउटपुट अगर बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है, तो पहला ही मिल गया, यही फॉल्स। बोलता है स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का ब्रेकअप कहां दिखाते हैं? कॉस्ट शीट में।
तो ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट शीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। अ कॉस्ट यूनिट इज, कॉस्ट यूनिट मतलब जिसमें हम लोग कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, पर केजी, पर पाउंड, पर लीटर, पर सेंटीमीटर, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन कौन सा? बी, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एसेटेड। कॉस्ट आर एसेटेड या कॉस्ट आर एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं। 93, from the following information find out purchase of raw material when raw material consumed is 53, closing stock 9, opening it। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला था हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 53,000, ओपनिंग स्टॉक है 6,000, परचेज नहीं पता यही तो निकालना था, और क्लोजिंग स्टॉक है 9,000। तो अगर मुझे परचेज निकालना है तो मैं बोलूंगा 53,000 प्लस 9,000 माइनस 6,000, करने से आ रहा है 56,000। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछता है, रिपीटेटिवली पूछता है ये सब क्वेश्चन। करके जाना है मुन्ना, ये सब छोड़ के नहीं जाना, प्लीज मेरा बात मानो, छोड़ के नहीं जाएंगे हम, समझा? अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज और आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट? कॉस्ट में नहीं लिया आता है, फाइनेंशियल नेचर का आइटम देखते हैं, इनकम टैक्स नहीं लेंगे, फाइनेंशियल नेचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लेंगे, फाइनेंशियल नेचर, कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे, फाइनेंशियल नेचर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तुम देखोगे अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछता है ये वाला। तो सारा क्वेश्चन में तो बोल दे रहे, नहीं सारा में नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनना। बोलता है डायरेक्ट वेजेस 246 का, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है तुमको पता है? देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस देता नहीं है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये ऐड करने से आता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो लोग बोलता है डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेज 246 ये दिया हुआ है, हाँ, और ये दिया हुआ है 560, ठीक है ना? इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 3:1। अच्छा, बोलता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो डायरेक्ट वेज अगर ये 246 मेरे को पता है 10 तरह की, 3 का मतलब 246 है, तो पहले बताओ ना फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? तो 246 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा 246 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, तो ये 82,000 आ रहा है, तो ये 82,000 आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। तो मैं बोल रहा हूं 5,60,000 में से पहले 82,000 माइनस कर दो, फिर 246 माइनस कर दो, तो जो बचेगा ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 232 डायरेक्ट मटेरियल, 232, ऑप्शन नंबर डी 232। क्या सर सब सही चल रहा है ना यहां तक? आगे चलो, आगे अगला क्वेश्चन देखो। विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड बाय स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग? स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है बैच कॉस्टिंग बेस्ट, बैच कॉस्टिंग। कई बार एग्जाम में पूछता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कौन सा बेस्ट है, तो याद रखना प्रोसेस कॉस्टिंग बेस्ट। और प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी आता है काफी कॉमन, जॉब कॉस्टिंग। मैं तो बोलूंगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ना देखना, एक पेज दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड बेस्ट है, वो याद कर लेना। और इवन मैं एक और चीज बोलूंगा, वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसका नंबर का सबका नाम है ना, वो याद कर लेना, वो वाला पेज। वो एक एक क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर तो पक्का है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म पासवर्ड। डायरेक्टर तो मैनेजमेंट करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आना चाहिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मेरा खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट, इट इज अ नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट इंप्यूटेड, हाँ नोशनल कॉस्ट, ऑप्शन बी है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज रिलेटेड टू पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। याद रखना पड़ेगा बच्चे, याद है तो ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 100, डायरेक्ट एक्सपेंस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैंने ये पीडीएफ में आंसर्स का शीट भी दे दिया नीचे, तो आपको इजी रहेगा, कभी आप कुछ मिस कर जाए तो एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
और ये वीडियो का लिंक अपने सारे दोस्तों का शेयर करो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा। अगर बेनिफिशियल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था याद रखना, वो सारा वीडियोस कर लेना, तो 50 का 50 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू स्मॉल इक्वल टाइम इंटरवल्स इन अकॉर्डेंस विथ डैश कॉन्सेप्ट। बिजनेस का जो अनलिमिटेड लाइफ है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं एज पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये कौन से चैप्टर से पूछा है, ये आपका चैप्टर था कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है ना, तो पहला का ऑप्शन है डी, पीरियोडिसिटी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या लिखा है, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क नहीं है। तो भैया सुनो ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, यस। लीगल फ्रेमवर्क होता है, यस। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है। कौन सा नहीं होता है, तो आंसर है सोशल फ्रेमवर्क। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, आपके क्वेश्चन पर बहुत सारा टिक मार्क लगाया हुआ है। अरे वो किसी बच्चे का था, मैं डायरेक्टली लेके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इसलिए। नेक्स्ट 53, विच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन समझाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और राइट, ये बैलेंस शीट है, तो ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, एकदम सही बोला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट होता है। तो इन तीन को छोड़े कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये होगा पेटी कैश बुक। दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, ये पेटी कैश बुक, एकदम सही है। नेक्स्ट, अ चेक इशूड टू अ पार्टी 44,800 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश। हमने चेक इशू किया है, मतलब पेमेंट हुआ है, 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मान लो ये हाथ मेरा कैश बुक है, ये हाथ मेरा पासबुक है, समझ रहा है, कैश बुक पासबुक 2 बार रिकॉर्ड हो गया। एक बार तो सही, एक बार ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, कहां, कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में ही है। ये सिचुएशन है। बोलता हाउ शुड इट बी ट्रीटेड वाइल ड्राफ्टिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक। तो क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा। तो 44,800 इज टू बी एडेड। ये है अपना ऑप्शन नंबर सी। बोलो जी ठीक। नेक्स्ट 55 के बाद 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में कौन सा सच है। पहला बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं, ये डबल एंट्री के बाहर है। दूसरा बोला इट इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस, यस, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस। ये लोग पूछा था ट्रू, ऑप्शन नंबर बी ट्रू है, करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। 57, ₹47,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इन द फैक्ट्री शुड बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। भैया 47 हमने पे किया इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन के लिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। तो बोला डेबिट किस में होना चाहिए, तो मशीनरी में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मशीनरी। रिकवरी ऑफ बैड डेट, भैया अगर रिकवरी ऑफ बैड डेट है तो ये मेरे लिए इनकम है, इनकम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही है, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, अपना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट आइटम है, इनडायरेक्ट इनकम है, पीएल में इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, अंडर विच मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो जो सही है वो लगा दिया टिक मार्क, सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 28,000 टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर गुड्स अगर डोमेस्टिक यूज के लिए लेके गया, पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू परचेज होना चाहिए एंट्री। आगे बोल रहा है टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज बाय प्रोप्राइटर वेर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। जा, किंतु क्रेडिट कौन सा अकाउंट को कर दिया था, सेल्स को, गलत कर दिया। अगर मेरे को सही करना है तो पहले तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। वाइल पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री डैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो सेल्स को डेबिट करेंगे, एंड डैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो ड्राइंग्स टू परचेज होना चाहिए, तो क्रेडिट किसको करेंगे,
परचेज को कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो भैया सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोलो जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन कंसाइनमेंट द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है, कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। भैया वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, अकाउंट सेल्स। नेक्स्ट, अनिल ड्रॉज अ बिल वर्थ 60,000 ऑन विजय ऑन 1st March फॉर 30 days आफ्टर डेट बोला है। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग से कैलकुलेशन चालू होगा। तो ड्रॉइंग हुआ 1st March 24। ऑन विच डेट बिल मैच्योर गिवन इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन 7 March। तो एक्सेप्ट कब हुआ उससे मतलब नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से कैलकुलेट करेंगे। 30 डेज जोड़ने बोला है, तो ये 31st March 24 है। 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 3rd April 24 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 3rd April 24। देखो जी, समझ गया। नेक्स्ट, ऑन ऑनर ऑफ बिल्स ऑन ऑनर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट मैच्योरिटी, ठीक है, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर व्हेन। ऑन ऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो रहा है मैच्योरिटी के दिन, तो बोलता है कि ड्रॉवर को कब एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो भैया जब बिल किसी और पार्टी के हाथ में हो, या तो बिल मैंने डिस्काउंट करा लिया होगा बैंक के साथ, या तो बिल एंडोर्स करके रखा होगा, तब मैच्योरिटी में ऑनर होगा तो हमको यानी ड्रॉवर को कुछ नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, बिल इज एंडोर्स्ड। अरे मैच्योरिटी में रहेगा मेरे पास बिल तो मुझे एंट्री करना ही पड़ेगा। बिल्स फॉर कलेक्शन में अगर पैसा आता है तो भी एंट्री करना है, ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी। 64, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग फॉर गुड्स परचेज फॉर जॉइंट वेंचर बाय को-वेंचरर इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। सेपरेट सेट अगर मेंटेन कर रहे हैं, मालिक अगर मतलब को-वेंचर खुद अगर गुड्स खरीद रहा है तो खर्चा है, जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। मालिक अपने पॉकेट से पैसा लगाए टू को-वेंचरर, जॉइंट वेंचर डेबिट टू को-वेंचर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी, डेबिट जॉइंट वेंचर, क्रेडिट ये को-वेंचर होगा। यहां टाइपिंग ठीक से नहीं आया, को-वेंचरर, ठीक है, प्रिंटिंग ठीक से नहीं आया था इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट 65 क्या बोल रहा है, देखो, आकाश परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10 लाख। अच्छा ठीक है, विकास सोल्ड, अच्छा आकाश परचेज किया है तो परचेज आता है इस साइड में, तो बोलता है 10 लाख का परचेज हो गया, ठीक है। विकास सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर 1250, तो सेल हो गया 1250 क्रेडिट साइड में। 4/5 गुड्स अगर सेल किया है तो 1/5 बच गया, तो 10 लाख का 1/5 यानी 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहना चाहिए। बैलेंस ऑफ द गुड्स वर टेकन ओवर बाय विकास कॉस्ट लेस 20%, बोलता है इससे 20% कम कर दो, तो 160 का क्लोजिंग स्टॉक टेक ओवर हुआ है 160। इफ सेम सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन डिटरमाइन प्रॉफिट। अब सेम हो अलग हो, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब देख लो, डेबिट साइड में परचेज लिख दिया, क्रेडिट साइड में सेल, और जो क्लोजिंग स्टॉक विकास के पास पड़ा था वो है, तो ये बढ़ेगा 1250 प्लस 160 माइनस 10 लाख, तो 4,10,000 आंसर आ रहा है। 4,10,000 चेक कर लीजिए, 4,10,000 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4,10,000 हो गया। 66, इन मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग मेथड ईच को-वेंचर रिकॉर्ड ओनली हिज ओन ट्रांजैक्शन, खुद का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा मेमोरेंडम मेथड में। तो ऑप्शन नंबर सी, हीज और हर रेस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ ज्वाइंट वेंचर, खुद का ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, सामने वाले पार्टी का रिकॉर्ड नहीं करेगा। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएगा और कुछ नहीं। कौन सा एक्स्ट्रा है, बैलेंस शीट बनाएगा, पीएल बनाएगा, ट्रेडिंग बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनेगा, ये तो पार्टनरशिप में बनता है। What is the purpose of drafting manufacturing account? Manufacturing account is prepared to find out cost of goods produced या cost of goods manufactured. Option number A, ascertain cost of goods
मैन्युफैक्चर 68। ठीक है, नेक्स्ट, while drafting financial statements, goods distributed as free sample but not yet accounted for in the books is to be reflected which of the components? क्या बोला तुम समझा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एंट्री होता है एडवर्टीजमेंट टू परचेज। इसका दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग में परचेज से लेस होता है, दूसरा पीएल में एडवर्टीजमेंट बोल के लिखते हैं, तो पीएल इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग इफेक्ट होगा। बोला क्या इफेक्ट होगा, तो हम लोग वही बोल रहे हैं, बोथ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। बोलो जी, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड इन। आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में, कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट होगा, वो बैलेंस शीट के कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो भैया ये हो जाएगा बैलेंस शीट अंडर लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोल रहा है, इन राम स्टेशनरी बिजनेस, क्या चीज का बिजनेस है? स्टेशनरी, फॉर द ईयर 23-24। तो ईयर 23-24 का बात कर रहा है। ठीक है, बात करो भाई, जो बात करना बात करो, हम कब मना किए। बोलता है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है 4 लाख का है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख, सेल्स क्रेडिट साइड में आता है 20 लाख। रेट ऑफ जीपी 25%, तो ये 20 लाख का 25% तो जीपी आ जाएगा। तो भैया 20 लाख का आदत तेरी 25%, 5 लाख रुपया जीपी। परचेज बोल रहा है 24 लाख का है, ये भी आ गया। बोलता क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो सब कुछ दिया है, बस क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लो। वैसे मैं फॉर्मूला डाल के भी बना सकता था, पर मुझे लगता है ट्रेडिंग फॉर्मेट में बनाएंगे तो सारे बच्चों को ज्यादा इजी हो जाता है, सारे बच्चे समझ जाएंगे। मैं गलत लिख दिया क्या? ये 4 लाख प्लस 24 लाख प्लस क्या बोला था? 20, अच्छा 25% कॉस्ट था, सॉरी 25% कॉस्ट है। 20 लाख 25% कॉस्ट है, मतलब 25/125 होगा ना, सॉरी ऑन कॉस्ट बोला है ना, 25/125। ये 4 लाख है जीपी, तो क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख प्लस 24 लाख प्लस 4 लाख माइनस 20 लाख, 12 लाख आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख लो, कुछ नहीं, मैंने ट्रेडिंग में बस दायां बायां करके लिख के दिखा दिया। ट्रेडमार्क इज अ, ट्रेडमार्क क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे करो जैसे सबको समझ में भी आता रहे। नेक्स्ट, मधु's ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट पे ध्यान देना, कब का बोल रहा है? 31 मार्च 24। तो मेरा करंट ईयर चालू होगा पक्का पक्का 1 अप्रैल 23, खत्म हो रहा है 31 मार्च 24। हाँ ठीक है। बोलते हैं 12% बैंक लोन है 2 लाख का, और ये लोन कब से लिया हुआ है? 1 जुलाई 22 से लिया हुआ है, पिछले साल से लोन है, करंट ईयर तो रहेगा ही लोन बिगिनिंग से। बोलता है इंटरेस्ट पे किए मैंने 20,000, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड टू पीएल? पीएल में कितना जाएगा? तो पूरा इस साल का खर्चा, इस साल तो पूरा साल था ना मेरे पास लोन, तो 2 लाख पे, ओ भाई साहब 2 लाख रुपए का लोन पे 12% पूरे साल का, यानी होता है 24,000। तो सीधा बात यह है 24,000 पूरा पीएल में जाएगा, इस साल का पूरा खर्चा पीएल में जाएगा, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। कोई बोलेगा आउटस्टैंडिंग कितना, तो मैं बोल सकता हूं 4,000, 24 इस साल का 20 पे हो गया है, तो 4,000 तो आउटस्टैंडिंग है ना। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब फॉर द ईयर 23-24 appearing in income and expenditure account is 87,000. सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब appearing in income and expenditure, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 87,000 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ध्यान रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 87 है। Ascertain the amount of subscription received during the year given the following details. Received कितना होगा? तो 4 एडजस्टमेंट होता है अगर आपको याद हो। ओपनिंग अक्रूड जो आपका होगा ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, उसको ऐड करना पड़ेगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करना पड़ेगा,
ओपनिंग प्री रिसीव्ड लेस होगा और क्लोजिंग प्री रिसीव्ड ऐड कर लो, जो आएगा वो रिसीव्ड फिगर है। अरियर सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 23, पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग 10,000, 31 मार्च 24 12,000 है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 12,000, ये लेस हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 11 को एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब प्री रिसीव्ड है, तो माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग हो गया ना, 11 तरीकी 11,000 माइनस हो जा रहा है। और 31 मार्च 24 8,000, ये प्लस हो जाएगा, 87,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 11 प्लस 8, 82 आ रहा है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी 82। बस ये सब थोड़ा याद रखना है, फटाफट करने वाला समय। फिर बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज इन द नेचर ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ नहीं, पीएल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, नॉमिनल। जो लोग क्लास किए हैं बच्चे, ये सारा किया हुआ नहीं है। अच्छा, जो क्लास नहीं भी किए हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, मैंने लास्ट कई सारे टर्म्स का क्वेश्चन एक साथ करके डाला था, वो सारा क्वेश्चन कर लिया होगा, और इंस्टीट्यूट का बुक का मैंने पूरा सोल्यूशन भी डाल रखा है वीडियो। अगर आप लोग करके करेंगे तो 100% कॉमन है फिर पेपर तो। अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन लाइफ मेंबरशिप फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, अगर उसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हो तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। आप देख लो, बाकी कोई मैच नहीं करता। कुछ लोग बोल रहे थे कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा, किंतु वो ऐड होगा ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर। यहां डेथ का कोई पॉइंट तो बोला नहीं है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ दीज टेक्निकली। तो 77, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज क्रिएटेड ओनली ऑन। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनाते हैं? डेटर माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट करके जो फिगर है गुड डेटर, उसमें बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, टोटल डेटर आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। नेक्स्ट, जग्गू परचेज गुड्स 80,000, बहुत बढ़िया, फॉर कैश, ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो परचेज प्राइस कितने का हो गया? 72, एंड 5% कैश डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट तुम 5% माइनस करोगे तो पेमेंट कितना होगा वो निकलेगा। परचेज तो 72 का है, बोल रहे परचेज कितने का है, तो परचेज तो भाई 72 का है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 72, क्या ठीक है। नेक्स्ट, फिर बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम लोकेश लिमिटेड बट रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। भैया परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न डाल दिया, सेल्स रिटर्न भी डेबिट ही होता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा, परचेज खर्चा है, डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा वो भी डेबिट होता है। आपने परचेज के जगह सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? हुआ तो डेबिट ही है, समझ रहा है, तो प्रॉफिट पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। डेबिट का क्रेडिट करता, क्रेडिट का डेबिट करता तो फर्क पड़ जाता, डेबिट की जगह डेबिट हुआ, गलत अकाउंट है, असर क्या पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। तो नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई गुरु, बढ़िया क्वेश्चन था गुरु। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल। सेम टाइप का दो क्वेश्चन नहीं हो गया? वो ऊपर में भी एक तो क्वेश्चन पूछा था, ट्रेडमार्क क्या है, तो सेम टाइप क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट भी सिमिलर क्वेश्चन देने लग गया, पता नहीं, चलो ठीक है, अच्छा बात है, तुम्हारे लिए तो अच्छा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, भैया बताइए नहीं पेपर इजी है कि टफ है, मैं सब बात करूंगा, पहले डिस्कस कर ले आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट ओपन इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट खुलता है, कंसाइनी का अकाउंट खुलता है, स्टॉक का अकाउंट खोल सकते हो, गुड्स एंड खोल सकते हो, किंतु कमीशन अकाउंट तो नहीं खुलता है। कमीशन तो कंसाइनी के बुक्स में खुलता है, तो उससे पूछा था कौन सा अकाउंट नहीं खुलता है? नॉट ओपन, नॉट, तो नॉट होगा कमीशन, क्योंकि कंसाइनी के बुक्स में खुलता है। नेक्स्ट, 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये ट्रू है, बाकी पढ़ के देख लो वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, ये तो इजी है, बोलता है 83 में द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है तो बस इतना बोलना चाहता हूं, 2/102, जल्दी पकड़ लो। If the profit before charging such commission as well as interest on capital 6,000 are 1,08,000,
तो 1,08,000 है, पहले इसमें से बोल रहा है ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया तो माइनस करो। तो 1,02,000 जो है ये आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे आफ्टर चार्जिंग 2/102 तो 2,000 बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा 2,000। क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आगे मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूं पहले। What amount will be shown as subscription outstanding at the end of the year? आपको बताना आउटस्टैंडिंग कितना है, बाकी कितना है इस साल, ठीक है। तो लॉजिकली पढ़ता हूं मैं। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग देयर 70,000, तो मिल कितना गया? 70,000 इस साल मिल गया। बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ देयर 7,000, तो इसमें 7,000 जो मिला है वो इस साल का नहीं है। तो इस साल का कितना मिल गया? इस साल में, इस साल के लिए कितना मिल गया? इस साल में टोटल 70 मिला है, जिसमें 7,000 पिछले साल का मिला है। तो इस साल में, इस साल के लिए 63 मिला है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन शोन एज 75, इस साल का सब्सक्रिप्शन है 75, तो 75,000 में से 63 मिल गया, तो कितना रुपया मिलना बाकी है? यही पूछ रहा है, 12,000। तो ऑप्शन नंबर ए 12,000 मिलना बाकी है। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पहले पूछा हुआ है, मैंने जो आप लोग के लिए वीडियो डाल रखा है वो सब देखो, एकदम सेम क्वेश्चन। समझ गया? नेक्स्ट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 25,000। क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस था, बैंक में फेवरेबल है, पासबुक में। चेक इशूड वर्थ 9,090 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 9,900। भाई मैंने 9,900 लिख दिया 9,090 के जगह, मतलब 810 ज्यादा लिख दिया। इशू मतलब पेमेंट ज्यादा लिख दिया, कहां पर? कैश बुक में। कैश बुक में पेमेंट ज्यादा, तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया होगा। समझ रहा है? अब पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, पासबुक से कैश बुक क्या करोगे? लेस। तो मतलब सीधा सीधा बात है, 25,000 में से 810 लेस करना है। तो 25,000 में से 810 लेस कर दिया तो कितना आएगा? 24,190 कैश बुक का बैलेंस। तो वही तो पूछा था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना आएगा? 24,190। दिक्कत तो है नहीं, बहुत आसान है। हो गया यार, 15 क्वेश्चन और है बस। सर आप क्वेश्चन ना 51 से चालू किए थे, हम देख रहे हैं, तब से डाउट आ रहा है। अरे 1 से लेके 15 तो दूसरा पेपर था ना। 51 से अकाउंट्स का क्वेश्चन चालू होता है। तो भैया 1 से 50 कौन सा होता है? अरे लॉ का पेपर, लॉ, ठीक है। कैश इज डील्स विथ, हम तो बोले थे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम रट के जाना। 6 है मटेरियल कॉस्ट। Which of the following is not cost unit applicable for सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर के लिए कौन सा कॉस्ट यूनिट नहीं है? पैसेंजर किलोमीटर किसके लिए? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। टन किलोमीटर गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। रूम डे होटल इंडस्ट्री। क्यूबिक फीट, हाँ ये सर्विस इंडस्ट्री का नहीं है, कोई गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का होगा। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर रेडीमेड गारमेंट? ये तो बैच कॉस्टिंग होता है, ये प्रोसेस नहीं ना, प्रोसेस नहीं है भाई। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर डैश इज चार्जेबल आवर। कहां पर चार्जेबल आवर है कॉस्ट यूनिट? पावर हाउस नहीं, वो तो किलोवाट होता है। होटल इंडस्ट्री नहीं, वो तो रूम डे होता है। हॉस्पिटल तो पेशेंट बेड डे होता है। तो कौन सा बचा? ऑडिट फर्म। तुम लोग आगे जाके ऑडिट करने जाओगे तो घंटा का पैसा लेते हो। गुड। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एप्लीकेबल फॉर हॉस्पिटल इज, हॉस्पिटल के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है, सर्विस सेक्टर है। GACAP स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी। बी, अकाउंट्स में भी तो होता है ना गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वैसे ही है। 91 हो गया। 92, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट गिवन दैट। अच्छा फैक्ट्री रेंट निकालना, रेंट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट बोलता है 650 है, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट। आपको पता होगा प्राइम कॉस्ट के साथ अगर मैं वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री का सारा खर्चा जोड़ूं तब जाके वर्क्स कॉस्ट आता है। ये लोग बोल रहे हैं प्राइम कॉस्ट 650 है, वर्क्स कॉस्ट 200%, मतलब डबल है, ये 13 लाख है। तो वर्क्स ओवरहेड कितना होगा? बैलेंसिंग फिगर 650, वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री का खर्चा। डेप्रिसिएशन प्लान ये वर्क्स ओवरहेड ही है, पावर भी वर्क्स ओवरहेड है, फैक्ट्री रेंट भी तो वर्क्स ओवरहेड है। तो वर्क्स ओवरहेड टोटल बोल रहा है अगर 650 है
उसमें से एक तो खर्चा है 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन, वो हटा दो। पावर फ्यूल 170 हटा दो, तो बाकी क्या बचेगा? फैक्ट्री रेंट बचेगा। तो 650 में से अगर मैं 250 और 170 हटा दिया तो मेरे पास बचेगा 230 का फैक्ट्री रेंट, जो कि है ऑप्शन नंबर सी 230। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट? डोनेशन नहीं, फाइनेंशियल नेचर का है। कलेक्शन एक्सपेंस नहीं, फाइनेंशियल नेचर का है। ऑडिट फीस नहीं, ये भी पूरा फाइनेंशियल नेचर का है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। डैश इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस इन बुक पब्लिकेशन। कॉस्ट ऑफ पेपर डायरेक्ट मटेरियल है, ध्यान से पढ़ना। ये लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मांगा है, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेज नहीं बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस ऑफ प्रिंटिंग स्टाफ, ये तो डायरेक्ट वेजेस है। रॉयल्टी टू ऑथर, हां ये तो मेरे एग्जांपल में यही लेता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस में एग्जांपल में, याद करो रॉयल्टी। नेक्स्ट बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ही बोल रहा ओपनिंग स्टॉक, तो मैं वापस से ना ट्रेडिंग फॉर्मेट बनाना चाहता हूं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख दे रखा है। अच्छा कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो छोड़ो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है आपको पता है? मैं यहां पर थोड़ा कचरा हो जाएगा, रुक जा, मैं थोड़ा सुंदर से एक बार लिख के दिखा देता हूं तो इजी रहेगा। देखो मैं क्या बोलता हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन उधर उठा के लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए तो इजी रहेगा। मैं दिखाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, फिगर को लेके, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा तो क्या, मैं मन में करके आंसर लिख दूं। देखो ये क्वेश्चन भी स्क्रीन में समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख, ये दे दिया 2 लाख है। रॉ मटेरियल परचेज 150, परचेज भी दे दिया 150। क्लोजिंग स्टॉक 80 माइनस ये 80 है। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, निकालो बोल रहा है बस। तो भैया ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 150 प्लस 180। 2 लाख 2 लाख माइनस 150 प्लस 80, ये आ गया 1,30,000। तो बेसिकली ये ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। क्या बोलो? डी 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 डी, यस सर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चे, तो मार्क कर दो। 96 डैश कॉस्टिंग इज द एडॉप्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। सेम कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स? बोलता है टेंडर इज एन एस्टिमेट ऑफ सेलिंग प्राइस, हां उसी को बोलते हैं। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज इंपीरियड कॉस्ट, हां नोशनल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस with the increase in output, false. Fixed cost decreases with increase in output, and समझ गया ना? और वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, कांस्टेंट होता है, अरे पर यूनिट, टोटल में तो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट 98 कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉइज कॉस्ट एंड एक्सपेंस। इट इज नोन एज एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, wages for abnormal idle times are charged to costing PL। ठीक है, सब करा हुआ है प्रैक्टिस हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट? कैश डिस्काउंट नहीं, बैंक इंटरेस्ट नहीं, डोनेशन, क्योंकि सब फाइनेंशियल कॉस्ट है, नहीं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। हो गया 100। तो देखो मैंने आपको सारा आंसर दे दिया। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे भैया पेपर कैसा था, आप ये बताओ पेपर कैसा लगा। तो मैं बताऊंगा कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपके बच्चे, मेरे हिसाब से नहीं, बच्चे के लेवल के हिसाब से अगर 1 to 10 का डिफिकल्टी लेवल बोलते हैं तो डिफिकल्टी लेवल 8 था। मतलब इजी नहीं था एकदम, मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था। तो जो बच्चा लोग अच्छा से पढ़ के गया होगा ना, वो लोग एकदम सही से आंसर दे दिया होगा। नहीं तो कुछ बच्चा लोग पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में फंसा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें फंसा जा सकता था। फिर भैया बच्चा लोग पूछता है मेरे से कि भैया ये भी बताना क्या पेपर बहुत लेंदी था?
अगर आप मेरे से पूछो कि भैया 1 to 10 में बताओ कितना लेंदी था, 1 मतलब सबसे कम लेंदी, 10 मतलब सबसे ज्यादा लेंदी, तो आई विल जस्ट रैंक इट एज 4 ओनली, कि नहीं पेपर लेंदी तो नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं दिया, कुछ एक क्वेश्चंस ज्यादा एकदम डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा था, समझ रहे, मतलब नॉलेज का, थ्योरेटिकल नहीं बोलना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो आई वुड से कि लेंदी एकदम नहीं था, पर यस पेपर में कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसमें बच्चे फंस सकते हैं। ओवरऑल वेरी गुड पेपर। जो बच्चा लोग मेरा पहले का जो भी मैंने दे रखा, लास्ट 14 टर्म्स का क्वेश्चंस डाल के रखा था आप लोग के लिए, और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करके मैराथन बोल के जो डाल के रखा था ना, वो अगर कोई बच्चा कर रखा उसको दिक्कत नहीं होगा। उन वीडियोस का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है ना, तो देख लेना उसको अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो। ऑल इन ऑल गुड पेपर बच्चे। बस जो लोग एग्जाम दिए थे आप ये देख के चेक कर लो आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, एक करेक्ट का, रॉन्ग होने का कोई मिस्टेक का कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, डोंट वरी। और जो बच्चे लोग क्या बोलूं मैं, अभी तक एग्जाम नहीं दियो, आपको एक पेपर और दिख गया किस टाइप का पेपर इंस्टीट्यूट होता है, तो जो बच्चे एग्जाम दे दिया उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे देने वाले उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, सब बढ़िया। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ फैला दो, लोग को एक बार चेक करने दो कि भैया वो लोग ठीक ठाक करके आया कि नहीं आया। और जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपने सारे दोस्त जो लोग अभी एग्जाम देने वाले उनके साथ जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, बाकी सबके साथ एकदम शेयर करो, आंख के जैसे इस वीडियो को फैला, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछना, सर बताते जाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंस इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री इज डैश एक्सपेंडिचर। तो भैया ये इसका आंसर होना चाहिए ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग हैज डैश पिलर। फ्रेमवर्क, देयर आर 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये होगा आंसर सी, ये 4 हो गया। फिर एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया। बोलता है लेजर फोलियो कॉलम इन जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ, कब फिल करते हैं, पोस्टिंग करते वक्त, तो ऑप्शन नंबर बी ये पोस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता है, उसका टोटल कहां पोस्टिंग होता है, तो हम जब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड करके टू सन्ड्री करके पोस्टिंग करेंगे, मतलब ये डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 55 हो गया। 56 में क्या था, नहीं 51 से चालू हो रहा है, और इसके पहले दूसरा लॉ का पेपर भी था ना, 50 क्वेश्चन, वही यहां पर पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन पढ़ता हूं पहले। वाइल ड्राफ्टिंग बीआरएस इफ बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश बुक किसको बोला, स्टार्टिंग पॉइंट, बीआरएस का क्वेश्चन दे दिया। तो भाई साहब यहां बोला चेक रिसीव फ्रॉम डेटर 22,400 का हैज बीन रिकॉर्डेड एज 24,200 इन कैश बुक। कैश बुक में ज्यादा लिख दिए ना, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया था। While the same has been collected and credited in bank 22,400, बैंक में सही गया। How should it be treated? तो वही है कि कैशबुक का बैलेंस तो बढ़ गया था, पासबुक में ठीक ही था, कहां से कहां जाना है, कैशबुक से पासबुक, क्या करोगे, लेस, कितना लेस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1800, तो ऑप्शन नंबर ए 1800 डिडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, ध्यान से पढ़ना था, नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा फॉल्स है। इट इज मैंडेटरीली प्रिपेयर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता ये तो अलग से स्टेटमेंट बनता है। इट प्रूव्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी, नहीं एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, तो तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, गुड्स वर 24,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, तो वही तो बोला ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्या है, बोल रहा है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर सेल ऑफ एसेट है, इसको सेल्स अकाउंट में तो सेल ऑफ गुड्स, कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, प्रिंसिपल एरर है, तो इट इज अ एरर ऑफ क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे बोलता है ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू ऑब्सोलेंस, हाँ ऑब्सोल्यूट हो गया एसेट, क्यों, तो ऑप्शन नंबर डी है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो मैं थ्योरी जब पढ़ाता हूं उसमें पूरा डिटेल में बताता हूं, जितना क्वेश्चन है ना सब क्लास में पढ़ाया हुआ है तुम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन अ कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स कौन किसको देता है, इट इज गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, ऑप्शन नंबर सी।
On 1st March, Hardik of Ahmedabad consigned 300 bales of cotton to Karthik of Coimbatore, costing 1,50,000. Total cost कितना है? 150. Cost है, हाँ. To be sold at an invoice price of 25% on sales. 25% on sale मतलब CP, IP, लोड अगर बात करें, लोड 25 है, ऑन सेल मतलब ये 100 है, तो कॉस्ट कितना है? 75. What amount should consignment to Coimbatore account be credited to account for loading on goods sale? लोड कितना होगा? 1,50,000 कॉस्ट है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कीजिए, लोडिंग चाहिए, लोडिंग से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 50,000. तो ऑप्शन नंबर डी ये आंसर होना चाहिए 50,000. ठीक है. नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है? बोलता है ऑन 1st January 24 कल्पित ड्रॉज अ बिल वर्थ 3 लाख ऑन शिवम फॉर 3 months. 3 months का बिल है. कल्पित गॉट द बिल डिस्काउंटेड ऑन 4th January. ठीक ही है, 3 दिन बाद. उसके बाद 12% पर है. बोलता है डिस्काउंट का अमाउंट कितना बताओ. तो मेरा बिल था 3 लाख रुपीस का, इसमें इंटरेस्ट है 12%, 3 महीना का डिस्काउंट हो रहा है, 3 महीना पहले, 3 3 9 9,000, 9,000. तो ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए 9,000. नेक्स्ट, व्हेन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, ऑनर हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई मतलब जिसके लिए बिल्स पेबल है, डैश इज डेबिटेड. तो ड्रॉई एंट्री करता है बिल्स पेबल टू बैंक ना, ठीक है ना. तो क्या डेबिट होगा पूछ रहा था, तो आंसर है बिल्स पेबल. ठीक है, यहां तक तो मेरे को अभी तक कोई ज्यादा तकलीफ वाला काम नहीं लगा. नेक्स्ट ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है. व्हाट विल बी द काउंटिंग एंट्री फॉर गुड्स टेकन बाय को-वेंचरर इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन. सेम सेट नहीं है, सेपरेट सेट है. ज्वाइंट वेंचर में लिखता था बाई को-वेंचरर, याद आ रहा है. तो को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर. तो ऑप्शन नंबर बी को-वेंचरर डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ये होना चाहिए. नेक्स्ट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, ज्वाइंट वेंचर भैया प्रॉफिट लॉस निकालने वाला अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है. तो ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल. बोलता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए. तो वही ऑप्शन नंबर ए है, टू एसेरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ज्वाइंट वेंचर. 67 हो गया. 68 देखो, वर्क इन प्रोग्रेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्क इन प्रोग्रेस सुना, एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाई देता है और दूसरा बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहा हूं, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस. एक तो मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट और क्रेडिट साइड में आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP, और दूसरा ये बैलेंस शीट में दिखाई देता है, और तो कहीं नहीं आता है WIP. तो ये बोल रहा कहां आता है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होना चाहिए. नेक्स्ट 69, द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस. अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, सिर्फ एक इफेक्ट होगा, डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट. नेक्स्ट 70, एन एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज, ये तो बेसिक में पढ़ा हुआ रहता है. फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब टैंजिबल एसेट, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता इनटैंजिबल. छोड़ो ना वो सब, अभी तो सब आंसर्स चेक करना है. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, अब ये बढ़िया क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन वैसे बढ़िया तो क्या, इजी है तुम लोग के लिए, बट मैं बोल रहा हूं मतलब इफेक्ट वाइज अच्छा है. इन अर्जुन्स गारमेंट बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 23-24, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1st April 23 एंड 31st March 24, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है और ये 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक है. परचेज भी दे दिया 950 का. ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, बोला COGS का 30% प्रॉफिट है. बोलता है सेल कितने का है, तो सुनो ना, ओपनिंग अपना 250 है प्लस परचेज अपना 950 है माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना था 2 लाख है. तो ये करने से COGS आ जाएगा, देख लेते हैं भाई. 250 प्लस 950 माइनस 2 लाख, ये आ जाता है 10 लाख. और प्रॉफिट बोला 30% जोड़ लो ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 13 लाख आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर ए 13 लाख. मैं बस फटाफट लिख दे रहा हूं, आंसर कैसे आ रहा है वो भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, थोड़ा सा तुमको खुशी हो जाएगा भैया, ये पूरा बात पता चल गया भैया कैसे हो रहा है, और कुछ नहीं है. लो जी हटाओ. 72, ये तो कितना बार किया हुआ तुम लोग का, बुक में ही है. एन अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जिसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है. तो वही बोला ये क्या है, बोल रहे कैपिटल रिसिप्ट है, और क्या. नेक्स्ट 72 का 73,
विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनकम स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी ठीक ही है। इसके बाद बोलता है अ सोशल क्लब a social club received subscription worth 19, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर, रिसिप्शन पेमेंट्स आया है इन कैश ड्यूरिंग देयर, ठीक है। ascertain the amount of subscription to be credited to income and expenditure, income and expenditure में कितना जाएगा पूछ रहा है। तो अपने को फिगर तो एक रिसिप्ट का दे दिया 119, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है सब में अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग अक्रूड 31 मार्च 23 को इतना है, 24 को इतना है। 23 मतलब ओपनिंग अक्रूड या क्लोजिंग अक्रूड, जितना मुझे पता है कि ओपनिंग अक्रूड लेस कर देना चाहिए और क्लोजिंग अक्रूड ऐड कर देना चाहिए। ये करेगा तो कितना आएगा 125, ऑप्शन नंबर ए 125 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो ओपनिंग अक्रूड लेस क्लोजिंग ऐड 75। देख लो भाई आधा दूर पहुंच गए हम लोग पेपर के। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ कौन से नेचर का है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रियल अकाउंट है, वो कैश बैंक बैलेंस दिखाता, हाँ रियल है, रियल इन नेचर, तो ऑप्शन नंबर डी रियल होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर आर शोन, कहां पर दिखाया जाता है? रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, ये तो अपना ट्रेडिंग पीएल में जाएगा ना, हाँ ट्रेडिंग पीएल में। और कैपिटल नेचर का आइटम बैलेंस शीट में जाता है। 77 बोलता है इफ ओपनिंग कैपिटल 18 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया और ड्राइंग्स दे दिया, बोलता प्रॉफिट कितना है? तो कहानी पूरा उलट देना चाहिए आपको। हम लोग बोलेंगे भी आपका क्लोजिंग कैपिटल है 22 लाख का, प्लस ड्राइंग्स है 8 लाख, टोटल 30, माइनस ओपनिंग कैपिटल है 18 का, तो 12 लाख आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। देख लो ऑप्शन ए। देखो यहां तक तो मेरे को एकदम टनाटन लगा, मुझे लग रहा है पेपर बहुत बढ़िया आ गया यहां पर। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस पेड बाय डैश ऑफ द बिल आर रिम्बर्स बाय डैश। नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? जिसके हाथ में बिल होता है, होल्डर ऑफ द बिल, और अल्टीमेटली उठाता कौन है? ड्रॉई, एक्सेप्टर ऑफ द बिल, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, होल्डर एंड एक्सेप्टर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अर्ली डेप्रिसिएशन, सॉरी द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हर साल तो कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डिक्रीज ईयर बाय ईयर, हर साल धीरे धीरे कम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बोले इनमें से बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन सा है? बोलता है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है ट्रांजैक्शन को, हाँ सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस, हाँ। एसेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मतलब बैलेंस शीट, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑल दैट। नेक्स्ट, इफ इनकम आर 27,500, भाई साहब ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 2600, डेफिसिट किस साइड आता है? इसी साइड आता है, 2600 है। देन एक्सपेंडिचर कितना था? तो ये वाला साइड एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का टोटल कर लो तो आएगा 30,100, तो एक्सपेंडिचर आपका कितना था? 30,100, ऑप्शन नंबर डी। 81 तक तो टनाटन है भाई, देख लो 30 क्वेश्चंस करीब हो गया, 31 क्वेश्चंस, पास तो हो गए एग्जाम में अगर यहां तक ठीक ठाक कर लिया तो। आगे देखें क्या पूछ रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट एक ड्रॉ कर लिया। बोल रहा है व्हेन द ओपनिंग क्रेडिटर 19,000, क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 19,000, कैश पेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बोल रहा है 54,800, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव बोल दिया, क्रेडिट परचेस परचेस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में बाई परचेस दे दिया ये फिगर, और आपसे सिंपली पूछ रहा है बताओ इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलेगा। तो कैलकुलेटर उठाइए, 19,000 प्लस 61,200 माइनस 5400 माइनस 1000, ये आ गया 24,400, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बोलो ठीक है। अच्छा 83 देखते हैं फिर, ये भी बीआरएस टाइप के क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है।
इन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक का ओडी बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट उल्टा। अ चेक ऑफ 3655 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कहां रिकॉर्ड हो गया समझो, पासबुक में, और डिपॉजिट किया तो पासबुक का बैलेंस तुम्हारा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। पासबुक उड़ाओ, कैश बुक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से पासबुक क्या होना चाहिए, एड, मतलब ओडी है तो रिवर्स करोगे लेस, तो 3655 लेस करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए डिडक्टेड बाय 3655। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय क्लब, कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो सिमिलर नेचर का दो क्वेश्चन पूछा, डोनेशन वाला भी पूछ दिया, ये वाला भी सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है। सेल्स रिटर्न बुक क्या है, इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, क्योंकि जर्नल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, डे बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में, 8 तरह का डे बुक्स होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न डे बुक एक डे बुक है। नेक्स्ट, कैश 7 डील्स विद, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसका, एम्प्लॉय कॉस्ट का है, तो वही है ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय कॉस्ट। 87, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लोग तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करता है, कितना बुक में लिखा हुआ ये सब, तो कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस कॉस्टिंग। 88, in case of dash costing the main objective is to ascertain cost that has been incurred in past, हिस्ट्री में हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, तो ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। बहुत लोगों को यहां कंफ्यूजन हो सकता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, बट बेटर होगा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट, विच इज द एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री यूज करता है पर टन, तो यहां पर भैया कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। 89, 90 हो गया, 90 कहां गया, 89, हाँ। डैश इज अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ कॉस्ट इनटू स्मॉलर डिवीजन एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्या है ये सर, कॉस्ट सेंटर, तो डेफिनेशन रटा रटा डेफिनेशन ही दे दिया, कॉस्ट सेंटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, तो फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन हमारा वही होता है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वही सब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 92 देखते हैं, 91 के बाद 92, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 93 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द गिवन डेटा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ 360, जो माल बेच दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनाया 340 का है, ओपनिंग इन्वेंट्री 180 का। अच्छा सुनो ना, अगर ओपनिंग तुम्हारा 180 का था पहले से माल, तुमने प्रोडक्शन किया, इस बार बनाया कितने का, 340 का, तो तुम्हारे पास टोटल माल कितने का है, 3 4 5 20 का माल है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माल बेच दिया, 360 का माल बेच दिया 520 में से, तो कितने का माल बच गया, 160, ऑप्शन नंबर बी, 160 विल बी माय क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया, अनसोल्ड यूनिट्स। ठीक है सर, 93 हो गया। 94, डैश ओवरहेड आर द कॉस्ट इनकर्ड इन हैंडलिंग प्रोडक्शन और सर्विस फ्रॉम द टाइम इट इज रेडी फॉर डिस्पैच और डिलीवर अंटिल इट रीचेज द अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब रेडियो के माल पड़ा हुआ भेजने का, कस्टमर को भेजेंगे माल, बेचेंगे थोड़ी ना, भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं इसको, तो ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सेलिंग तो बेचने का खर्चा है, सेलिंग मत लगा देना। डैश कॉस्ट बाय नेचर ऑफ हाइपोथेटिकल नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट किसको बोलते हैं भाई, देखो पता नहीं है क्या, इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नोशनल कॉस्ट। चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 97, डैश इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट हैज नॉट बीन चोजन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ करके पागल हो गया। नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग इज फॉलोड, कौन से इंडस्ट्री में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग है ना, इंटीरियर जो है उसमें तो जॉब कॉस्टिंग यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री जो होता है कई बार वहां प्रोसेस कॉस्टिंग भी यूज हो जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में तो वेरी करता है पर यूनिट फिक्स्ड है, जो मैं एकदम कॉस्टिंग के पहले क्लास में बताता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट बट वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट। आ गया देखो लाइन। लास्ट क्वेश्चन है,
बोलता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आर इतना एंड इतना। तो भाई साहब डायरेक्ट मटेरियल बोलता है 232 का है और डायरेक्ट वेजेस बोलता है 2,05,000 है, तो ये दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट हो गया। बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड है, बोलता है ये जो आपका वेजेस है ना 2,05,000 उसका 60% है। तो जरा कैलकुलेटर चला लो, 2,05,000 का 60%, तो ये आ गया 123। इसको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, वही पूछा फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, तो 232 प्लस 2,05,000 प्लस 123 560। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यही है ऑप्शन नंबर ए आंसर। हो गया। मेरे ख्याल से देखो पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैंने फटाफट आपको आंसर मार्किंग करा दिया। जो बच्चे लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं बच्चे, वो आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं, और जो बच्चे लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास फुल सोल्यूशन है ये क्वेश्चन का। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना अगले एग्जाम के पहले, क्योंकि पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव भी हैं। अगर आप ये पेपर देखो तो इसमें भी 30% जो क्वेश्चन है ना दे वर रिपीटेटिव इन नेचर, पहले के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा मॉडरेट लेवल, क्योंकि देखो मेरे लिए तो सब आसान है, ठीक है ना, वेरी ऑनेस्टली मैं मेरे से पूछोगे क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना बच्चे, तो क्वेश्चन देख देख के ना कई बार एकदम इजी हो जाता है, ठीक है ना हमारे लिए। जब हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे इतना स्ट्रांग बने। क्यों? क्योंकि हम लोग भी इतना बार देख लिए ना, हम लोग के लिए तो आसान है। किंतु ऐसे अगर बच्चे के व्यू पॉइंट से सोचे तो मॉडरेट से थोड़ा अच्छा पेपर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, ठीक है ना। इस बार देखो ऐसा नहीं सारा थ्योरी दिया, प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिश्रण करना चालू कर दिया है। इसको देख के यही बोला जा सकता है कि इंस्टीट्यूट अब अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को हल्का सा चेंज करने वाला है, इंडिकेशंस देना चालू कर दिया इंस्टीट्यूट। तो अगर आपका एग्जाम हो गया है तो बहुत अच्छा ही हुआ होगा, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि जो बच्चे लोग को आंसर चेक करना है उनके साथ, और अब आगे एग्जाम दे रहे हैं तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग पास पेपर को रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मजा ले लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, आगे बहुत सारे काम के वीडियोस होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बना के दूं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर आपकी मुराद पूरे करूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ इंटरमीडिएट का एक और बात बताना था, ये जो सीएमए इंटरमीडिएट है ना उसका हम लोग जो नया बैच चालू कर रहे हैं, जो बच्चे लोग जून और दिसंबर 2025 में एग्जाम देंगे ना उसका हम लोग नया बैच चालू कर रहे हैं 19 जनवरी से। अगर आप इस बैच के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, www.abhimanyu.agarwal.com, या फिर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है ना। वो कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्लिक करके वहां कॉल करके और भी डिटेल्स ले। भैया नंबर एक बार बताना तो 7044333606, फिर से बोल रहा हूं 7044333606, इस नंबर पे कॉल कर लो, या फिर और एक नंबर है 6291763021, इस नंबर पे कॉल करके इंटरमीडिएट लेवल के बारे में हमसे पता कर लो। हमारा अकाउंट्स का, मेरा जो अकाउंट्स है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाता हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट पढ़ाता हूं, तो उसका एकदम फेस टू फेस बैच चालू हो रहा है 19 जनवरी 2025 से, ठीक है, कोलकाता में। अगर आप कोलकाता के बच्चे नहीं है, अगर आप बाहर के बच्चे हैं, मतलब आप कोलकाता में नहीं रहते हैं किंतु बाहर रह के हमारा क्लास करना चाहते हैं, तो भी आपके पास लाइव ऑनलाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और आप चाहो तो हमारा गूगल ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल है और पेन ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई भी टीचर का, इंडिया के कोई भी टीचर का, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको वो अरेंज करवा के दे सकते हैं। रेदर क्या होता है ना, बच्चे आज के दिन में कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कौन सा टीचर से लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन से टीचर अच्छा है खराब है। बच्चे कोई टीचर खराब नहीं होता, हर टीचर बहुत अच्छा होता है, सब बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको कौन सा सूट करेगा ये हम आपको हेल्प कर सकते हैं। यस, क्योंकि क्या होता है ना, हर स्टूडेंट को हर टीचर सूट नहीं होता, नहीं तो इतने अगर एक ही टीचर से हो जाता ना तो इतने सारे टीचर्स ही नहीं होते। मेरा बात समझ रहे हो ना। तो आपको कौन सा टीचर सूट करेगा ये हम आपको एनालाइज करके आपको बताएंगे, और फिर आपको क्लासेस हम अलाइन करवा देंगे, ठीक है। और भी कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज हमें कॉल करो, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप यहां तक पहुंच गए इसका मतलब आपने ये कंप्लीट वीडियो देख रखा है, बट कुछ बातें कर लिया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना।
और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस आएंगे फाउंडेशन से। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट है तो उसका भी वीडियोस आएगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा तो अपने जितने भी दोस्त हैं ना जो लोग सीएमए फाउंडेशन दे रहे हैं उन सब के साथ ये शेयर करना, सारे ग्रुप्स वगैरह में इसको आप शेयर कर देना, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। और हाँ, वो लास्ट बात याद दिला दो, अगर आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया जो मैं क्लास में अभी आपको करवाया समझ का, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप घबराए नहीं, आप वो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट उसमें जो पहला कमेंट मेरा रहेगा उसमें मैं लगा दे रहा हूं उसका लिंक, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, डाउनलोड कर लेना। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।